पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं था, भारतीय जनता पार्टी थी ही नहीं। और जब हिमाचल प्रदेश को बड़ा हिमाचल प्रदेश बनाने की बात आई, माने जब पंजाब के जो एरियाज थे उनको हिमाचल में मर्ज करने की बात आई, तो भारतीय जनता पार्टी जो उस वक्त जनसंघ था, उसके लोग ये कहते थे कि स्टेट को मारो ठोड़ो। वो लोग आज हिमाचल प्रदेश का विकास करने के, हिमाचल प्रदेश की तरक्की करने के और हिमाचल प्रदेश के लोगों का उत्थान करने की बात करते हैं। अगर ये हिमाचल प्रदेश ना बना होता और उसके बाद पंजाब से हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वो वहाँ से अलग करके हिमाचल में आज ना मिलाए होते, तो हिमाचल प्रदेश का जो वर्तमान स्वरूप है, आज जो तरक्की हिमाचल प्रदेश में हुई है, जो उन्नति हिमाचल प्रदेश में हुई है, जो आज हिमाचल प्रदेश पूरे विश्व में आपका जो धर्मशाला भी है, ऐसे बहुत से मनाली है, बहुत से ऐसे हिमाचल प्रदेश के स्थल हैं जो आज इंटरनेशनल मैप के ऊपर जो है जाने पहचाने जाते हैं। तो ये स्थिति आज हिमाचल प्रदेश की नहीं होती। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के गठन से लेके आज दिन तक हिमाचल प्रदेश के विकास का जो सफ़र है, उसमें एकमात्र पार्टी और एकमात्र पार्टी के नेतृत्व का जो योगदान है उसका नाम है कांग्रेस पार्टी। पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, डॉक्टर परमार, वीरभद्र सिंह, राजीव गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये वो विभूतियाँ हैं जिनके योगदान से, जिनके आशीर्वाद से, जिनके विजन से आज हिमाचल प्रदेश ने तरक्की का ये सफर जो है तय किया। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जो है वो पिछले कल जारी किया है, जिसमें कई तरह के लोक लुभावने वायदे जो हैं वो हिमाचल प्रदेश की डेवलपमेंट को लेके, हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जो वर्ग हैं उनको ललायत करने को लेके जो है वो किए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश का जो वास्तविक विकास है, जिन चीज़ों की दरकार है, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ध्यान नहीं दिया। हमारा जो मैनिफेस्टो है, इसमें एक मैं देख रहा था इसको ओपीएस की बात हो रही है, दूसरी बड़े बड़े जो मुद्दे हैं उनकी बात हो रही है। बहुत हमारी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश की जो छोटी से छोटी जो समस्याएं हैं, जिस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए, उनके ऊपर फोकस किया है। मैं इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और यहाँ बहुत सड़कों का जाल बिछा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, उन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी सड़कों का अभाव है। कई जगह से आप देखते होंगे, कई चैनल्स के ऊपर वीडियोस चलते हैं, अखबारों में खबरें आती हैं कि किसी गांव से किसी मरीज को लेके कोसों कई मील जो है वो पालकी में डाल के ले जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत से ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ सड़कें होनी चाहिए नहीं है, लेकिन वो क्यों नहीं बन पाती? क्योंकि वहाँ ज़मीन के लैंड के इश्यूज होते हैं, लोग ज़मीन नहीं देते, एफिडेविट लेते हैं, आजकल डील बनती है डिपार्टमेंट के साथ। तो उस समस्या को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने जो अपना मैनिफेस्टो तैयार किया है, उसमें ये तय किया है कि सरकार जब कांग्रेस पार्टी की आएगी तो ग्रामीण जो हमारी लिंक रोड्स बनेंगे, उनके लिए जैसे नेशनल हाईवेज के लिए सड़कें बनाने के लिए लैंड एक्वायर करती है गवर्नमेंट, उसी तर्ज के ऊपर जो है जो ग्रामीण लिंक रोड हैं उनको बनाने के लिए जो सरकार है वो उस एक्ट के तहत जो लैंड है उसको एक्वायर करेगी। मुआवजा भी मिलेगा लोगों को जिनकी ज़मीन जाएगी, और वो जो एक बाधा रहती है ज़मीन की सड़क बनाने में, वो बाधा भी दूर। आपने देखा कि कोरोना काल आया देश के अंदर, हमारा प्रदेश भी उससे अछूता नहीं रहा, और उस पीरियड के दौरान हमारे जो मेहनत कश लोग थे, अलग अलग वर्गों के, उनका बहुत नुकसान हुआ। जो कमा के खाने वाले लोग थे, चाहे वो हमारे टैक्सी वाले लोग थे, टूरिज़्म, क्योंकि सारा पूरे का पूरा टूरिज्म व्यवसाय जो है वो ठप हो गया कोविड काल में, और टूरिज्म व्यवसाय अगर ठप हुआ तो उससे हमारे जो टैक्सी ऑपरेटर्स थे उनका भी बहुत भारी नुकसान हुआ। कई लोग ऐसे थे अनएम्प्लॉयड बच्चे, नौजवान, जिन्होंने नई नई टैक्सीज डाली थी, और जब लोन लेके डाली थी सारा बिजनेस ठप हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। आज हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो मैनिफेस्टो तैयार किया है, उन भाइयों की तरफ भी हमने पूरा फोकस किया है, पूरा ध्यान दिया है। और उसमें एक तो इनका जो टैक्सी का परमिट होता था 10 साल की अवधि, उसमें उसको 15 साल करने की बात हमने की है। और दूसरा, ऐसे जो टैक्सी चालक हैं उनके लिए बीमा योजना लाने की बात जो है वो कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में किया, जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही
महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कदम ये है। इसी के साथ बहुत सस्ते इंटरेस्ट के ऊपर इनको जो है वो कर्ज देने की बात भी कांग्रेस पार्टी ने की। अब मैं आऊँगा, आपने देखा देश के अंदर 3 कृषि कानून आए और उन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने आंदोलन किया, जिसमें हिमाचल के किसान, और उस वक्त किसान ये मांग कर रहे थे, जैसे एमएसपी की मांग कर रहे थे, किसान मांग कर रहे थे, स्वामीनाथन आयोग का एक रिकमेंडेशन था कि किसानों के लिए आयोग बनाया जाए, फार्मर्स कमीशन, किसानों और बागवानों के लिए। तो लेकिन सरकार उससे बचती है। आयोग बन जाता है तो आयोग क्योंकि बहुत शक्तिशाली एक संस्था होती है और उस संस्था के अंदर अगर कोई चीज़ आएगी तो आयोग के आदेश और उसकी जो बातें हैं वो माननी पड़ेंगी। सरकार ने उसको नहीं माना। आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जो किसानों की जो फसलों की कीमत है, जो बागवान है हमारे, उनके जो फलों की कीमत, चाहे वो सेब हो, चाहे हमारे इधर का किन्नू हो, संतरा हो, मैंगो हो, जिस भी प्रकार के जो फल हैं उनकी कीमतें निर्धारण करने के लिए एक आयोग का गठन करने का वादा किया है कांग्रेस पार्टी ने, जो मैं समझता हूँ एक अन्य क्रांतिकारी कदम जो है कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में, कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में जो है उसको मेंशन किया गया है। और इस आयोग के गठन के बाद किसानों की जो फसल है, फल है, उनका जो कीमत का निर्धारण है वो इस आयोग के माध्यम से होगा। ग्रेडिंग भी इस आयोग के माध्यम से होगी और दूसरी चीज़ें जो है वो भी इसके माध्यम से होगी। अब मैं थोड़ा सा फिर गवर्नमेंट के इशू पे 2-4 मिनट के लिए वापस जाऊँगा। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा पूरे हिमाचल प्रदेश को एक नज़र से देखा, चाहे वो धर्मशाला हो, चाहे वो शिमला हो, मंडी हो, हमीरपुर हो, चंबा हो। और इसी दृष्टिकोण से इस प्रदेश के जो सबसे बड़े नेता हुए अब तक के इतिहास में, राजा वीरभद्र सिंह, उन्होंने हिमाचल प्रदेश का जो धर्मशाला आपका है, जहां हम आज ये पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, यहाँ विधानसभा भवन का गठन किया, विधानसभा दूसरी विधानसभा बनाई। और अपने पिछले शासनकाल में, जिसमें मैं कहूँगा कि हमारे जो वर्तमान कैंडिडेट हैं सुधीर शर्मा जी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान और प्रयास रहा धर्मशाला को दूसरी राजधानी का दर्जा दिया। लेकिन इस सरकार के आने के बाद वो धर्मशाला का दूसरी राजधानी का दर्जा जो है वो ठंडे बस्ते में है और यहाँ का जो विकास है पूरे हिमाचल प्रदेश का ही विकास रुका है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र का जो विकास है उसके ऊपर भी पूर्ण विराम लगा है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि पूरे हिमाचल प्रदेश का, किन्नौर से लेके, लाहौर से लेके, भरमौर से लेके, आपका चाहे ऊना का क्षेत्र हो, चाहे कांगड़ा जिले में पंजाब से लगता क्षेत्र हो, पूरे हिमाचल प्रदेश के कोने कोने का विकास जो है उसका श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है। और वही विकास आज हमारे जनता के बीच वोट मांगने का अधिकार है जो इतने लंबे समय से हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने किया। मैं जितेंद्र जी को कहूँगा कि वो अपनी बात। धन्यवाद। जैसे इन्होंने पूरे प्रदेश के विकास की बात की, आज की मेरी जो प्रेस वार्ता का मुख्य मुद्दा जो है लोकल धर्मशाला कंस्टिट्यूएंसी के बारे में है। यहाँ पे हमारे जो है कैंडिडेट जो खड़े हैं उनका कार्यकाल 2012 से 17 तक रहा और हमारी जो मौजूदा सत्ता पक्ष की पार्टी के का जो है कार्यकाल 2017 से 2022 तक रहा। तो यहाँ पे जो बोर्ड जो है, जनता जो है 2012 से 17 का कार्यकाल देख के और 2017 से 22 का कार्यकाल देख के कंपैरिजन करके जो है वोट डालने जा रही है। और ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि 2012 से और 2017 के बीच में धर्मशाला में कितना विकास हुआ। अब ये बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि धर्मशाला में स्मार्ट सिटी की आगे जो है स्थापना हमारी सरकार द्वारा की गई। तो स्मार्ट सिटी को लाया कौन? कांग्रेस पार्टी लेके आई। पर जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में आई तब इनके पास डबल इंजन ही नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार थी। कारपोरेशन में भी ये आगे। और आज हालत देखिए, आज जितने भी स्मार्ट सिटी के रोड बनाए गए हैं, क्या वो स्मार्ट सिटी के रोड हैं? आप लोग तो सारे लोकल पत्रकार मेरे बंधु हैं। क्या उन स्मार्ट सिटी के रोडों का रख रखाव उसी तरह से किया जा रहा है जैसे कि वो स्मार्ट सिटी के उसमें होना चाहिए था? आज जितने इन्होंने ये एक बात करते हैं कि हमने जो है 63 बस स्टैंड बना दिए गए, तो क्या वो 63 बस स्टैंड बना दिए गए, क्या वो 63 के 63 बस स्टैंड सुचारू रूप से चल रहे हैं? हालत यह है कि सुबह जब 4 या 5 बजे लोग वॉक के लिए जाते हैं तो वो आके कंप्लेंट करते हैं कि सारे के सारे जो रेन शेल्टर हैं उसमें या तो आवारा पशु बैठे होते हैं
या फिर रात को आवारागर्दी करने वाले लोग बैठे होते हैं, जिन्होंने वहां पे खाली बोतलें मिलती हैं या वो इनके खाए हुए खाने के अवशेष मिलते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हम यहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे तो जगह जगह जो है सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे। मैं आज भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, इनकी ट्रिपल इंजन की सरकार से पूछना चाहता हूं कि सीसीटीवी कैमरे वो कहां हैं? क्या वो 2.5 साल से ज्यादा कारपोरेशन को बने हो गए, 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, बाकी जगह तो छोड़िए, धर्मशाला में भी सीसीटीवी कैमरे नहीं चल रहे हैं। उसका जो है फायदा जो है अवांछित लोग ले रहे हैं। अब बात करते हैं कि धर्मशाला में कह रहे थे कि पार्किंग हमने बना दी। आप लोग आ रहे हैं, आज मेरे भाई बंधु सारे आए हैं, गाड़ियां लगाई हैं, मर्सी और पुलिस में खड़ी होंगी। अगर कोई पता नहीं कि जाते जाते हमारे कितने लोगों के चालान भी हो सकते हैं। धर्मशाला को दूसरी राजधानी का दर्जा दिया गया। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने पार्किंग के लिए एक प्रावधान रखा था और कांग्रेस पार्टी ने यही नहीं कहा था, ये भी कहा था कि जगह जगह हम यहाँ पे और पार्किंग बनाएंगे। अब सड़कों की बात को मैं इसलिए जोड़ रहा हूं कि धर्मशाला में सबसे ज्यादा जो है विकास जो हो सकता था वो टूरिज्म भी हो सकता था। टूरिज्म को तक पहुंचने के लिए 3 चीजें बड़ी जरूरी होती हैं: हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग। रेल मार्ग तो हमारे पास है नहीं। हवाई मार्ग में भी इन्होंने हवाई चप्पल के वादे दिखा के किराया इतना कर दिया हुआ है कि लोग यहाँ पे पहुंच नहीं पाते। सड़क मार्ग रह गया था। सड़क मार्ग की हालत ऐसी है कि मैक्लोडगंज में अगर पहुंचना हो तो मैक्लोडगंज में पहुंचने के लिए सड़कों का जो जाल बिछाया हुआ है वो पूरी तरह से टूट चुका है। रोपवे की बात करते हैं कि हमने रोपवे शुरू कर दी। अरे रोपवे लाया कौन? रोपवे तो कांग्रेस पार्टी लेके आई। इन्होंने रोपवे का श्रेय लेने के लिए आधे अधूरे रोपवे का उद्घाटन कर दिया और बाद में जो है इनकी लाइके दिखी है कि वो 10-15 दिन बंद करना पड़ा। हम कह रहे हैं कि धर्मशाला में जो भी कार्य हुए हैं वो कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान 2012 से 2017 के बीच में हुए हैं। अब ये बात करते हैं कि इन्होंने धर्मशाला में रोजगार दिया। रोजगार की बात छोड़िए, आईपीएच के डिवीजन के और जो है इलेक्ट्रिसिटी के डिवीजन तो इन्होंने बाहर भेज दिए। हम कांग्रेस पार्टी आपके सामने ये वादा करती है कि हम जब यहाँ सत्ता में आएंगे तो हम और ऑफिस को यहाँ पे लेके आएंगे। कांग्रेस अब यहाँ पे एम्प्लॉयज के लिए जो है कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे जो है हाई कोर्ट के सर्किट के बेंच के लिए जो है हम आपसे वादा करते हैं, क्योंकि शिमला में हाई एम्प्लॉयज को पहुंचने के लिए उनको न्यायालय में पहुंचना जो है तो मुश्किल होता है और न्याय भी महंगा होता है। कांग्रेस पार्टी आपके मुख्य वादा करती है कि सत्ता में आएगी तो धर्मशाला में स्थायी बेंच जो है हाई कोर्ट के सर्किट बेंच का यहाँ पे खोला जाएगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ यही कहूंगा कि धर्मशाला में जो विकास हुआ है वो विकास जो है 2012 और 17 के बीच में हुआ है, तो सुधीर शर्मा जी के टाइम पर कांग्रेस पार्टी की ही देन है। 2 मिनट लूंगा मैं और एक देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ ये बहुत लाजमी होता है कि हम मानव संसाधन का विकास करें। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे ही फोकस करें और मानव संसाधन, हमारा जो मानवता है या हमारे जो यहाँ के लोग हैं उनका विकास पिछड़ जाए, तो मैं समझता हूँ कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कोई मायने नहीं। कांग्रेस पार्टी ने इस चीज़ को समझते हुए कि आज महंगाई आसमान छू रही है और आम आदमी का महंगाई से जो गुजर बसर है वो दुभर हो चुका है, तो जो न्यूनतम दिहाड़ी है उसको 500 रुपये करने का जो एक वादा है वो भी हमने अपने मैनिफेस्टो में किया है, जो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा जो हमारा मजदूरी करने वाला जो हमारा मजदूर वर्ग है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और मनरेगा की तर्ज के ऊपर, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा योजना है, उसी तर्ज के ऊपर जो शहरी क्षेत्र हमारे हैं, नगर पंचायतें हैं, नगर परिषदें हैं, नगर निगम हैं, उनमें भी एक रोजगार गारंटी योजना जो है उसी तर्ज के ऊपर शुरू करने का एक और वायदा कांग्रेस पार्टी लेके आई है। तो मैं समझता हूँ कि जो शहरी क्षेत्रों के जो लोग हैं जिनको रोज़गार नहीं है उनको भी रोज़गार उपलब्ध, तो रोज़गार गारंटी उनकी भी सुनिश्चित जो है वो करने की बात है। इसी के साथ एक जो कोविड काल में अलग अलग विभागों की बहुत योगदान महत्वपूर्ण और सेक्रीफाइस रहा है, उसी कैटेगरी में एक जो राशन डिपो चलाने वाले लोग हैं, जो राशन जिनके माध्यम से वितरित होता है, वो भी एक ऐसी कैटेगरी थी जिसकी बहुत इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण भूमिका कोविड काल में रही है। हर घर तक राशन पहुंचाना और उसकी जो डिलीवरी थी उसको सुनिश्चित करना और अपने खतरे में भी उन दुकानों को जारी रखना, चालू रखना, और उनकी भी समस्याएं थी। 3% कमीशन जो है उन लोगों को
फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट से मिलता है, तो उनके लिए भी, और कई लाइसेंस को लेके इश्यूज थे उनके, तो उनका भी जो लाइसेंस है उसको वन टाइम करने की बात कांग्रेस पार्टी ने की है। और 20,000 रुपये जो डिपो होल्डर्स हैं, जो प्राइवेट राशन डिपो होल्डर्स हैं, उनको प्रति माह कांग्रेस पार्टी ने देने की बात कही है, जो उनके लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। इसी के साथ कई ऐसे जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, उनके माध्यम से भी राशन के डिपो चलते हैं, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ही वो सेल्समैन होते हैं, एम्प्लॉई जो चलाते हैं। तो ये भी सुनिश्चित करने की बात कही गई है कि हम ये ऐसा कानून लाएंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जो काम करने वाले लोग हैं, उनको भी एट पार जो मासिक वेतन या मानदेय है वो दिया जाए। तो इन चीज़ों को भी काइंडली जरूर जोड़ें, क्योंकि बड़े बड़े इश्यूज़ जो हैं वो तो उनके तो रोज़ चर्चा होती है। ये वो इश्यूज़ हैं जो आम लोगों को टच करने वाले हैं और उनके ऊपर जो ओवरशैडो हो रहे हैं बड़े मसलों पे।